डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस क्लास में बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं सेलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन पेपर के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर चल रहा है अमेरिका का संविधान, इसके अंतर्गत एक बड़े महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो है अमेरिका की संघीय प्रणाली, संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। संघीय व्यवस्था अमेरिका की देन कहा जाता है। संघात्मक शासन प्रणाली सबसे पहले अमेरिका में स्वीकार की गई और आज भी संघात्मक शासन प्रणाली अपने आदर्श रूप में हमें अमेरिका में देखने को मिलती है। हम शुरू करें कि अमेरिकी संविधान में संघात्मक प्रणाली क्या है। इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि संघात्मक व्यवस्था कहते किसे हैं। देखिए, शासन प्रणाली के दो प्रकार पाए जाते हैं दुनिया भर में, एकात्मक शासन प्रणाली और दूसरी है संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली शासन की वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत दो स्तरों पर कि राज्य में दो स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो केंद्र और दूसरा है इकाइयां, जिनसे मिलकर के किसका निर्माण हुआ है? केंद्र का निर्माण हुआ है। तो यहाँ दो स्तर हैं, केंद्र और उसकी इकाइयां। तो इन दोनों स्तरों पर जब शक्ति एवं अधिकार का विभाजन किया जाता है, उस व्यवस्था को संघात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। तो अमेरिका में 13 राज्यों ने मिलकर के इस व्यवस्था का निर्माण किया और इसके विपरीत एकात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत शासन की सारी शक्तियां, सारे अधिकार एक ही केंद्र बिंदु पर अर्थात केंद्र सरकार के पास ही सारे अधिकार निहित होते हैं, सत्ता निहित होती है। उस प्रणाली को, उस व्यवस्था को एकात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। पिछली बार जब हम ब्रिटेन का संविधान पढ़ रहे थे तो आपको बताया गया कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसके विपरीत अमेरिका में इस व्यवस्था को अपनाया गया है, फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है। तो अमेरिका में फेडरल सिस्टम को अपन डिफाइन करें, अगर परिभाषित करें तो संघात्मक राज्य कैसा होता है? केसी वेयर महोदय ने कहा है कि साहब संघात्मक राज्य वह राज्य है जिसके अंतर्गत शक्ति एवं अधिकार, पावर एंड ऑथोरिटी को दो लेवलों पर, दो स्तरों पर विभाजित कर दिया जाए। कौन कौन से स्तरों पर? एक तो केंद्र के स्तर पर अर्थात संघ के स्तर पर, और दूसरा अपन देखें कि जो इकाइयां हैं, ये विभिन्न राज्य जो हैं, इन राज्यों को और केंद्र के बीच में जब शक्ति का लिखित रूप में विभाजन कर दिया जाए, उस व्यवस्था को हम संघात्मक प्रणाली कहते हैं। सबसे पहले हम अमेरिका के संविधान में अगर हम देखें तो अमेरिकी संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। नो यूज ऑफ फेडरेशन, फेडरल। हम देखें 1781 में जब अमेरिकी राज्यों ने अपने एक संविधान निर्माण के लिए प्रयास किए तो उन्होंने अपना एक परिसंघ बनाया, कन्फेडरेशन बनाया। और ये कन्फेडरेशन क्या था? ये कन्फेडरेशन अमेरिकी राज्य अपनी स्वायत्तता बनाए रखना चाहते थे। अमेरिका जो 13 एक उपनिवेशों का समूह था, तो ये 13 उपनिवेश चाहते थे कि हम दोबारा गुलाम ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने अपना एक संघ बनाया, अपना एक परिसंघ नाम दिया उसे, पर यह एक कमजोर संगठन के रूप में साबित हुआ। और 1787 में जब इन 13 राज्यों के प्रतिनिधियों ने संविधान निर्माण के लिए फिलाडेल्फिया में ये सम्मेलन आयोजित किया गया, तो इस फिलाडेल्फिया सम्मेलन में 13 राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने आप को पुनः एक नई प्रणाली में, जिसे क्या नाम दिया गया? संघ का नाम दिया गया, फेडरेशन नाम दिया गया। तो इन 13 राज्यों ने मिलकर के अपना क्या निर्माण किया? संघ का। कब किया? 1787 में। तो यह इस प्रकार से संघात्मक प्रणाली पहली बार कहाँ काम में ली गई, कहाँ इंट्रोड्यूस की गई? अमेरिका में, अमेरिकी संविधान में इस व्यवस्था को स्वीकार किया गया। इस अमेरिकी संविधान में जो संघात्मक प्रणाली का जो बनाया गया, इसका उद्देश्य ये था कि राज्य अपनी स्वायत्तता, अपनी शक्तियां अपने पास रखना चाहते हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर काम करने का अधिकार किसको सौंप देना चाहते हैं? केंद्र का। जैसे बाह्य आक्रमण से रक्षा है, सेनाओं का संचालन है, संधि समझौते हैं, ये काम सिर्फ किसको देना चाह रहे हैं? केंद्र को। बाकी शक्तियां कौन रखना चाह रहा है अपने पास? राज्य अपने पास रखना चाह रहे हैं। तो 13 राज्यों ने मिलकर के किसका निर्माण किया? इस संघ का निर्माण किया। आज हालांकि वर्तमान में अमेरिका में इन 13 राज्यों के स्थान पर संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 50 राज्यों की। 50 राज्यों से मिलकर के ये अमेरिकी संघ बना हुआ है, जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। अगर आप अमेरिका का झंडा देखें, राष्ट्रीय ध्वज देखें, तो उसमें 50 छोटे छोटे तारे बने हुए हैं। तो ये 50 छोटे छोटे तारे जो हैं, 50 राज्यों को
प्रतिनिधित्व करते हैं, 50 राज्यों के एक समूह को प्रतिनिधित्व करते हैं और जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। तो इस प्रकार यूएसए में पहली बार संघात्मक शासन प्रणाली को शासन प्रणाली के तौर पर स्वीकार किया गया। संघात्मक प्रणाली की कुछ आधारभूत विशेषताएं होती हैं, कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं जिनके आधार पर यह व्यवस्था टिकी हुई है। ये आधारभूत विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो इनमें प्रमुख तौर पर ये 3 विशेषताएं स्वीकार की जाती हैं और इन तीनों में हम पहले देखें, पहला है संविधान लिखित एवं कठोर होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रिटन एंड रिजिड फॉर्म। तो हम देखें कि संविधान लिखित होना चाहिए, जिससे कि लिखित रूप में संघ और उसकी इकाइयों अर्थात संघ और राज्यों के बीच में लिखित रूप में शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से उसमें मेंशन किया जाए। अमेरिका दुनिया का पहला लिखित संविधान था तो उसमें ये काम किया गया। दूसरा कठोर संविधान, कि संविधान कठोर भी होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि साहब बार बार इसको परिवर्तन नहीं किया जाए और केंद्र अपनी मनमर्जी ना करे तो उसको रोकने के लिए, तो उसमें संशोधन प्रक्रिया कठोर होने के साथ साथ हम देखें कि उस संशोधन प्रक्रिया में राज्यों की भी सहमति होनी चाहिए। तो इस रूप में अपन देखें ब्रिटिश अमेरिकी संविधान लिखित भी है और साथ ही कैसा भी है, कठोर भी है। दूसरा है शक्ति विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर, शक्ति विभाजन। जैसा कि अभी हमने देखा कि शक्तियां बटी हुई हैं कितने स्तरों पर, 2 स्तरों पर, किन किन के बीच में, केंद्र के बीच में और उसकी संघ की इकाइयों के बीच में, संघ और संघ की इकाइयों के बीच में जिसे हम प्राय राज्य कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में स्पष्ट रूप से लिखित रूप में क्या होनी चाहिए, शक्ति विभाजन होना चाहिए कि केंद्र सरकार के ये शासन के विषय हैं और राज्यों के ये शासन के विषय हैं। इसके अलावा इस संघात्मक प्रणाली को बनाए रखने के लिए एक बहुत जरूरी चीज जो है वो ये है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए। फ्री एंड इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर दिस फेडरल सिस्टम। वाई? हम देखें क्योंकि अगर केंद्र और राज्य के बीच में अथवा परस्पर राज्यों के बीच में कोई विवाद पैदा होता है तो उस संघीय प्रणाली की रक्षा करने का काम, उस विवाद को निपटान करने का काम, उस संविधान की रक्षा करने का काम स्वतंत्र रूप से कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। और इसी के परिणाम स्वरूप संघात्मक प्रणाली बड़ी स्मूथली आसानी से काम कर सकती है। तो ये तीनों ही विशेषताएं हमें अपने आदर्श रूप में अमेरिकी संविधान में देखने को मिलती हैं और इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि अमेरिका में कौन सी व्यवस्था मौजूद है, संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम मौजूद है। और कई संवैधानिक विशेषज्ञ तो ये कहते हैं कि अमेरिकी संघ दुनिया का एक आदर्श संघ है, आइडियल फेडरेशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक आइडियल फेडरेशन है। अब देखिए अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संघात्मक प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो हम देखें कि अमेरिका में लिखित संविधान है, एक संविधान सभा बनी, फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1787 में जो हुआ उसमें 13 राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने लिए एक संविधान का निर्माण किया। तो निर्मित संविधान होना चाहिए। दूसरा, संविधान कठोर होना चाहिए। कठोर से तात्पर्य हमारा यहाँ ये है कि कठोर से तात्पर्य हमारा ये नहीं है कि संशोधन प्रणाली कठोर होनी चाहिए, अर्थात जैसा कि हमने देखा दूसरे देशों के संविधानों में कि जैसे साधारण बहुमत से कानून निर्माण किए जाते हैं उसी साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन नहीं हो तो उसको हम कठोर संविधान कह दें। ऐसा नहीं है। संविधान कठोर होने से तात्पर्य अमेरिका में जो है वो ये है कि अमेरिकी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में केंद्र का जितना महत्व है उतना ही राज्यों का भी महत्व है, क्योंकि संविधान में संशोधन करने के लिए केंद्र को राज्यों को भी सहमति लेना जरूरी है। तो इस रूप में अमेरिकी संविधान कठोर संविधान है और ये संघात्मक प्रणाली के लिए जरूरी भी है। दूसरा है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता इसलिए जरूरी है कि अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने यह माना कि इससे संविधान का राज्यों के द्वारा भी केंद्र के द्वारा भी इसमें लिखित प्रावधानों का सम्मान किया जाए, उनकी पालना की जाए। तो संविधान की सर्वोच्चता और इस संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा के लिए हम देखें किसकी व्यवस्था की गई, न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। और देखिए अमेरिकी संविधान दुनिया के सबसे संक्षिप्त संविधान भी है, पर बहुत व्यापक रूप में अगर हम देखें तो अमेरिकी संविधान में शक्ति विभाजन का उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु समय समय पर आवश्यकता अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने निहित शक्तियों के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए कई विवादों का समाधान भी किया है। तो संविधान सर्वोच्च है। केंद्र के समान राज्य भी अपनी शक्तियां कहां से स्वीकार कर रहे हैं, संविधान से स्वीकार। तो राज्यों के ऊपर जो केंद्र का नियंत्रण है वो किसकी सीमा में है, संविधान की सीमा में है।
सभी किससे बंधे हुए हैं? संविधान से बंधे हुए हैं। इसके अलावा शक्ति विभाजन हमें देखने को मिलता है। देखिए, अमेरिकी संविधान में भारतीय संविधान की तरह औपचारिक रूप से इस प्रकार का विभाजन नहीं है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, परंतु अमेरिकी संविधान एक संक्षिप्त संविधान है। तो संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि उन विषयों का उल्लेख कर दिया जिनके ऊपर केंद्र सरकार को काम करना है, और बाकी के जो विषय हैं जिन्हें हम अपशिष्ट विषय कह रहे हैं, उन अपशिष्ट विषयों को किसके ऊपर छोड़ दिया? राज्यों के ऊपर छोड़ दिया कि राज्य अपने हिसाब से इनके ऊपर कानूनों का, शासन का संचालन करेंगे। तो सिर्फ मात्र किन विषयों का उल्लेख किया है? केंद्र सरकार को प्राप्त विषयों का ही उल्लेख किया है, जिनमें हम देखें कि मुद्रा चलाना, विदेशी संधि समझौते करना, डाक तार का प्रबंध करना, या हम देखें कि जो सेना का संचालन करना, युद्ध बाह्य आक्रमण से रक्षा करना, ये जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, उन राष्ट्रीय महत्व के विषयों को स्पष्ट रूप से किसको लिख दिया गया? ये केंद्र सरकार के पक्ष में, संघीय सरकार के। और यह जो मेंशन है वो संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत उप अनुच्छेद 8, 9, 10 में ये बातें लिखी गई कि राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं वो केंद्र सरकार को दिए जाते हैं, और बाकी के अन्य जो विषय हैं, जो बचे हुए विषय जो हैं, वो राज्यों को सौंप दिए जाते हैं। कुछ समवर्ती विषय भी हैं जिनके ऊपर केंद्र और राज्य दोनों समान रूप से कार्य कर सकते हैं, और दोनों में विवाद होने की स्थिति में हम देखें कि केंद्र के राष्ट्रीय के कानून, संघ के कानून को ज्यादा प्राथमिकता, ज्यादा महत्वता दी जाती है। संविधान निर्माताओं ने इस शक्ति विभाजन में गणना एवं अवशेष के सिद्धांत का पालन किया है। गणना एवं अवशेष का सिद्धांत क्या कहता है कि केंद्र सरकार की शक्तियों की तो गणना कर दी गई, उनको तो लिख दिया गया, उनको तो बता दिया गया, और अवशेष बची हुई शक्तियां जो हैं, उन बची हुई शक्तियों को किसको सौंप दिया गया? राज्यों को सौंप दिया गया। तो इस प्रकार से गणना और अवशेष की शक्तियों का हमें यहाँ देखने को मिलती है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता अमेरिकी संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, न्यायिक सर्वोच्चता, जुडिशियल सुप्रीमेसी। और हम देखें कि यह न्यायपालिका की सर्वोच्चता इस रूप से, इस कारण भी है कि न्यायालय ने संविधान के संक्षिप्त होने के कारण संविधान की व्याख्या जो है, उस व्याख्या का काम अपने पास रखा, और यह काम उसने निहित शक्तियों के सिद्धांत के आधार पर किया। और इसी आधार पर हम देखें कि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग किया जाता है, जुडिशियल रिव्यू काम में लिया जाता है, इस शक्ति का काम में लिया जाता है। और जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत वह उन प्रावधानों को, उन नियमों को, उन कानूनों को, उन कार्यों को अवैधानिक घोषित कर सकती है जो कि संविधान की भावना के, संविधान की शब्दों के प्रतिकूल हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि यहाँ संविधान को सर्वोच्च मान बनाने में इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, न्यायालय की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और यही न्यायालय अमेरिका में संघात्मक प्रणाली को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए, बनाए रखने में एक अहम भूमिका का निर्वहन करता है, क्योंकि वह केंद्र के साथ साथ राज्यों के हितों की भी रक्षा करने का काम करता है। इसके अलावा दोहरी नागरिकता, देखिए आज संघात्मक प्रणाली की ये जो विशेषताएं हैं, यह विशेषताएं तो अनिवार्य विशेषताएं मानी जाती है, पर नागरिकता के मामले में ये जरूरी नहीं है कि संघात्मक प्रणाली के लिए दोहरी नागरिकता होनी चाहिए। अमेरिका में यह व्यवस्था है कि नागरिकों को 2 प्रकार की नागरिकता मिलती है, एक तो साहब अमेरिकी संघ की नागरिकता, और दूसरी नागरिकता कि वह जिस राज्य से बिलोंग करता है, वह जिस राज्य में निवास करता है, उस राज्य की नागरिकता। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अन्य लक्षण भी जो हैं वो अमेरिका में संघात्मक प्रणाली को और ज्यादा स्पष्ट करते हैं। देखिए, अमेरिकी संविधान संक्षिप्त है, और आपको बताया गया कि अमेरिकी संविधान संक्षिप्त होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि अमेरिका में जो संघ की इकाइयां हैं, संघ की इकाइयां कौन? राज्य। कितने राज्य हैं साहब? 50। तो इन राज्यों का अपना कैसा पृथक पृथक क्या है? संविधान है। 50 राज्यों का अपना अलग अलग संविधान है। तो यहाँ देखें कि राज्यों को अपने आप में क्या है सब? स्वायत्तता है। और संविधान निर्माताओं की इच्छा भी ये थी कि राज्यों की क्या बनी रहे? स्वायत्तता बनी रहे। परंतु बाद में परिवर्तित परिस्थितियों में हम देखें, या राजनीतिक दलों का विकेंद्रीकरण देखें हम, या राष्ट्रीय परिस्थितियों में बदलाव के कारण हम देखें कि ये संघात्मक प्रणाली में केंद्र की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। परंतु इससे भी ज्यादा हम देखें, राज्यों का अपना पृथक संविधान है। इसके अलावा जो व्यवस्थापिका कांग्रेस कहा जाता है, व्यवस्थापिका को अमेरिका में कांग्रेस, देखिए भारत में कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, जबकि अमेरिका में जो संसद है उस संसद का नाम
क्या है साहब? कांग्रेस। उस कांग्रेस के 2 सदन है साहब, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन को अमेरिका में, कांग्रेस के उच्च सदन को अमेरिका में सीनेट कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है तो राज्यों का सदन है साहब ये सीनेट, और अमेरिकी सीनेट में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। प्रत्येक राज्य को सीनेट में 2 सीटें प्रदान की गई हैं और सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन भी प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो हम देखें कि सीनेट के पास भी जनमत है, तो इस प्रकार अपन देखें कि सीनेट जो राज्यों का सदन है वो भी अपने आप में काफी शक्तिशाली सदन है और यहाँ राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसके अलावा राज्यों में गणतंत्रात्मक प्रणाली को अपनाया गया है और राज्यों के लिए बाध्यकारी है कि वो अपने यहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था को बनाए, और इसमें राज्यों में अपना एक गवर्नर है और ये गवर्नर जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। तो इस प्रकार अपन देखें ये व्यवस्थाएं जो हैं, यह व्यवस्थाएं राज्यों की अपनी पृथक स्वायत्तता की, तो राज्य और केंद्र अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने शक्तियों में अपना अपना कार्य करती हैं। तो इस रूप में हम देखें कि यहाँ अमेरिकी संविधान में हमें एक आदर्श रूप में क्या देखने को मिलती है? संघीय प्रणाली देखने को मिलती है। अमेरिका को आदर्श मानते हुए दुनिया के कई सारे देशों ने इस संघात्मक व्यवस्था को अपने यहाँ स्वीकार किया और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए इन आधारभूत लक्षणों को उन्होंने अपने देशों में, अपने संविधानों में जगह दी। अगर हम किसी देश में देखना चाहें कि संघात्मक व्यवस्था मौजूद है अथवा नहीं, तो हमें देखना होगा कि वहाँ ये विशेषताएं, 3 विशेषताएं कि संविधान लिखित अथवा कठोर, लिखित एवं कठोर है, शक्तियों को विभाजन है और सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है। अगर ये व्यवस्थाएं मौजूद हैं तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका उस देश में संघात्मक प्रणाली मौजूद है। परंतु हम देखें कि अमेरिकी संविधान में संविधान निर्माताओं की इच्छा हम देखें कि राज्यों को ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करने की थी, वो राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान करना चाहते थे। परंतु व्यवहारिक तौर पर जब ये संविधान लागू हुआ और हैमिल्टन जैसे राजनेताओं की इच्छा थी कि अमेरिका में राज्यों के स्थान पर केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली भूमिका मिलनी चाहिए, और बाद में कुछ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों में ऐसे परिवर्तन आए। देखिए, प्रारंभ में अमेरिका एक कृषि प्रधान समाज था, सुलझा हुआ समाज था, परंतु जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ा और अपन देखें 19वीं शताब्दी के बाद तो हम देखें और भी परिवर्तन की गति तीव्र हुई, कई वैज्ञानिक परिवर्तन हुए और अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभर के आया। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका की संघीय सरकार ज्यादा शक्तिशाली रूप में उभर के आई और इसी के परिणाम स्वरूप अमेरिकी संघ में एक नई प्रवृत्ति दिखाई दी और उस प्रवृत्ति का नाम दिया गया केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। देखिए, 2 चीजें होती है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण में सभी शक्तियां एक केंद्र बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं और विकेंद्रीकरण में ये शक्तियां हम देखें क्या हो जाती हैं, बट जाती हैं कई सारे भागों में। तो अमेरिकी संविधान में, संघीय व्यवस्था में हमें इस संघ में ज्यादा शक्तियां देखने को मिली और ये कहा गया कि अमेरिका में केंद्रीकरण अर्थात संघ ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है। और ऐसा होने के पीछे कुछ कारण उत्तरदायी बताए गए। और व्हाट आर द रीजंस दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रलाइजेशन ऑफ अमेरिकन फेडरेशन। तो अपन देखें कि अमेरिका में ये शक्तियों के केंद्रीकरण के पीछे कि अमेरिकी समाज में या अमेरिका में कुछ भौतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया। कृषि प्रधान समाज था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था के रूप में बदला, सरल समाज से जटिल समाज में पैदा हुआ, सामाजिक परिवर्तन हुए, कई आर्थिक परिवर्तन हुए। तो हम देखें कि इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कुछ राज्य को कार्य क्षेत्र बढ़ाना पड़ा और कुछ राष्ट्रीय सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने पड़े। तो इनके परिणाम स्वरूप संघ सरकार की शक्तियां बढ़ी। इन कार्यों को करने के लिए बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता की जरूरत थी, वो केंद्र सरकार द्वारा किसको दी गई, राज्यों को दी गई। तो इन परिस्थिति, इसके अलावा अपन देखें कि दूसरा बड़ा कारण गृह युद्ध। देखिए, 1861 से 1865 में अमेरिका में श्वेत और अश्वेत नागरिकों को समान के बीच अश्वेत नागरिकों द्वारा अपने समान अधिकारों की प्राप्ति के लिए एक गृह युद्ध छिड़ा और हम देखें कि यह गृह युद्ध में 2 पक्षों में 2 पक्ष बट गए थे। और इस 2 पक्ष में हम देखें कि एक तरफ तो वो लोग थे जो केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम देखें वो लोग थे जो राज्यों की स्वायत्तता बरकरार रखना चाहते हैं। तो इसमें पहले पक्ष को, जो कि ये मानने वाले हैं कि संघ की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए, ज्यादा शक्तिशाली होनी चाहिए, उसको विजय प्राप्त हुई। और हम देखें कि कुछ राष्ट्रीय संकट भी पैदा हुए, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हम देखें, चाहे 1930 की आर्थिक मंदी देखें। तो इस प्रकार के राष्ट्रीय संगठनों ने भी संघ की भूमिका को ज्यादा शक्तिशाली रूप में, ज्यादा महत्वपूर्ण रूप में हमारे सामने रखा और इससे भी संघीय शक्तियां ज्यादा केंद्रीकृत रूप में। इसके अलावा संविधान में संशोधन,
देखिए संविधान में संशोधन जो है उन संशोधनों से भी संघ की शक्ति को ज़्यादा महत्वता प्राप्त हुई। और विशेषकर हम देखें संविधान में जो 15वां, 16वां, 17वां संविधान संशोधन हुए, इन संविधान संशोधनों से अमेरिका में संघ को ज़्यादा महत्वता प्राप्त हुई। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के सामने दोनों ही महत्वपूर्ण है। संविधान, सर्वोच्च न्यायालय जो अपना काम करता है वो संविधान के अनुसार करता है और संविधान में केंद्र के साथ साथ शक्तियों का उल्लेख कर दिया गया है केंद्र की, तो उसी के अनुरूप वो अपना निर्णय देता है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने भी बदलती हुई परिस्थितियों में, बदलती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, निहित शक्तियों के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए ऐसे कार्यों को समर्थन किया, ऐसे निर्णयों का प्रतिपादन किया जिनके परिणाम स्वरूप आवश्यकता होने पर केंद्र की शक्तियों में वृद्धि हो। तो उन निर्णयों से भी हम देखें संघ में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। इसके अलावा अपन देखें कि जब अमेरिका में कल्याणकारी राज्य के द्वारा कल्याणकारी कार्य शुरू किए गए और राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे काम, चाहे वो बीमा का है, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है या लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का है, तो जब ऐसे कार्यों के लिए बड़ी मात्रा में अनुदान की आवश्यकता पड़ी और अमेरिकी संघ सरकार की इच्छा थी कि ये कार्य समान रूप से पूरे अमेरिका में होने चाहिए, तो ऐसी स्थिति में संघ की भूमिका बढ़ के आई और उनके कार्यों को करने के लिए एक बड़ी मात्रा में राशि की, अनुदान की आवश्यकता थी और वो अनुदान राज्यों को किसने दिया? संघ ने दिया। तो इस रूप में भी अपन देखें संघ ने ये अनुदान कुछ शर्तों के साथ दिया और उन शर्तों की नहीं पालना होने पर संघ राज्यों के ऊपर कार्रवाई कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं शक्तियां किसके हाथों में केंद्रित हो रही हैं? संघ सरकार के हाथों में केंद्रित हो रही हैं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां, 20वीं सदी की शुरुआत में हम देखें अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में भाग लेना शुरू किया। प्रथम विश्व युद्ध से पहले तक अमेरिका ने अपने आप को दुनिया से अलग रखा हुआ था, परंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम देखें अमेरिका सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्पष्ट रूप से भाग लेने लगा और अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी हितों की रक्षा करने के लिए या अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका को बनाए रखने के लिए हम देखें परमाणु युद्ध का, परमाणु हथियारों का विकास हो या अन्य वैज्ञानिक तकनीकी अनुसंधान हो या शक्ति के क्षेत्र में या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में या कॉपीराइट या पेटेंट के क्षेत्र में, अमेरिका ने अपने विशिष्ट स्थान को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि अमेरिका में संघ सरकार शक्तिशाली होनी चाहिए और जनता ने भी इस बात का समर्थन किया। तो इस प्रकार अपन देखें अमेरिकी राज्यों का भी हित इसमें था कि अमेरिका की संघ सरकार महत्वपूर्ण होनी, शक्तिशाली होनी, अमेरिका के पास ये अधिकार होने चाहिए। तो इन सब बातों से हम देखें कि अमेरिकी संविधान में संघ सरकार में केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां दिखाई दी गई और इन बढ़ती हुई प्रवृत्तियों के कारण कई संविधान विशेषज्ञ जो हैं वो ये कहते हैं कि अब अमेरिका में संघात्मक प्रणाली मौजूद नहीं रही, अर्थात अमेरिका में केंद्र सरकार जो है, संघ सरकार जो है वो अत्यधिक शक्तिशाली हो चुकी है और राज्यों की भूमिका गौण हो चुकी है, कम हो चुकी है और हम देखें कि संघ जो चाहता है वो आसानी से कर लेता है। परंतु ऐसा नहीं है। अगर हम अमेरिकी संविधान का प्रैक्टिकली हम अगर इसको कार्य करते हुए देखें तो अमेरिका में संघात्मक प्रणाली आज भी अपने आदर्श रूप में काम कर रही है और हम देखें कि जो अपने अपने जो कार्य क्षेत्र हैं उन कार्य क्षेत्रों में अमेरिका में संघ और राज्यों के बीच में कोई विवाद की स्थिति नहीं है, अर्थात संघ और राज्यों के बीच में जो तनाव का जो दौर था, विवाद का जो दौर था, वो दौर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और सहयोगी संघवाद का आदर्श उदाहरण हमें अमेरिका में देखने को मिलता है, जिसमें राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए, राज्य के कल्याण, लोगों के कल्याण के लिए केंद्र के साथ साथ संघ के साथ साथ राज्य सरकारें भी समानांतर दोनों परस्पर सहयोग करते हुए अपना अपना कार्य करती हैं। तो अमेरिका में संघात्मक प्रणाली समाप्त नहीं हुई है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि बदलती हुई परिस्थितियों या हम देखें आवश्यकता के अनुरूप केंद्र सरकार की भूमिका में, केंद्र सरकार की शक्तियों में वृद्धि अवश्य हुई है और जिसे राज्यों ने सहर्ष रूप से स्वीकार भी किया है और दुनिया भर में अमेरिकी हितों को बढ़ावा देने में जो अमेरिकी संघ सरकार की जो भूमिका है उसे अमेरिकी जनता जो है वो पसंद करती है, स्वीकार करती है। तो इन सब तथ्यों के मद्देनजर रखते हुए हम देखते हैं कि अमेरिका में संघात्मक प्रणाली जो है वो अपने आदर्श रूप में देखने को मिलती है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और अन्य विद्यार्थियों के साथ भी शेयर करें और अमेरिका की संघात्मक प्रणाली की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के ऊपर विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इस टॉपिक से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू।